बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नज़रीन, सबसे पहले एम.डीज़ केयर लर्निंग एकेडमी के बिहाफ पे अटक का सलाम। अच्छा, जैसे आपको मालूम है कि हमारा पिछले सेशन हुई है, 3 सेशन, इसमें हमने जो स्टैटिक प्लेट लोड टेस्ट थी, इनकी 3 स्टैंडर्ड थे, ASTM D1194, 95 और 96 वगैरह। ये हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस की थी और मुझे उम्मीद भी है आपने एंजॉय भी किया होगा और अंडरस्टैंड भी कर चुके होंगे। अच्छा, मैं थोड़ा अगर मैं बता दूँ, जो ASTM D1195 था, इसमें जो रिपीटेटिव प्लेट लोड टेस्ट थी, इसमें अगर आप लोगों को याद हो, हमने क्योंकि इसमें हम साइक्लिक लोडिंग अप्लाई कर लेते हैं। साइक्लिक लोडिंग का मतलब ये है कि हम एक लोड अप्लाई कर लेते हैं, फिर उनमें जो इनकी जो रिस्पेक्टिव जो हम सेटलमेंट आ जाती है, कांस्टेंट सेटलमेंट, हम उसको नोट कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो है हम इसको अनलोडिंग करवा देते हैं कि इसमें जो इलास्टिक रिबाउंड है वो कितना आ जाता है। मतलब ये पूरा साइकिल वगैरह साइक्लिक तरीके से हम लोड वगैरह अप्लाई कर लेते हैं। और इसको अब मैं आपको ये भी याद होगा कि इसमें हम 3 कर्व वगैरह जो है ड्रा करते थे, जो रिजल्ट वगैरह मिलता था। एक तो लोड और जो सेटलमेंट कर्व वगैरह मिलती थी, उसी का हम ग्राफ ड्रा करते थे। और इसके बाद एक दूसरा था जिसमें जो इलास्टिक रिबाउंडनेस आ जाती थी, मतलब लोड प्लस इलास्टिक रिबाउंडनेस, उनका कर्व वगैरह हम ड्रा करते थे। और जो तीसरा वाला था, इसमें जो प्लास्टिक सेटलमेंट होती थी या जो परमानेंट डिफॉर्मेशन होती थी, अ, उसके और जो अप्लाइड लोड है उसके दरमियान में हमने तीन जो तीसरा कर्व था वो ड्रा किया था। तो आज के सेशन में हम इन जो 3 कर्व है इनको थोड़ा फर्दर इंटरप्रेट करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या है, इनकी क्या इम्प्लीकेशन है, इम्पोर्टेंस क्या है। अ, तो उसको हम इंशाल्लाह की डिटेल से डिस्कस करेंगे। और बाकायदा तौर पर स्टार्ट करने से पहले, आप अगर मेरे इस चैनल पे नए हैं या सिविल इंजीनियर है या जो जो टेक्निकल है, जो फाइल इन्वेस्टिगेशन होती है, उनके साथ आपका वास्ता है, तो आप ज़रूर मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाला वीडियो है वो आपको टाइम पे मिले। शुक्रिया। तो जी नज़ीर, आज का जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन था, वो जैसे कि आपको मालूम है कि जो ASTM D1195, इसकी जो हमने आपको याद होगा कि हमने 3 किस्म की कर्व वगैरह डिस्कस की थी। जो पहले नंबर पे थी, इसमें लोड वर्स जो सेटलमेंट थी। इसके बाद जो इलास्टिक रिबाउंड थी, जिसमें हम साइकिल लोड अप्लाई कर लेते थे जब हम एप्लीकेशन के बाद, जब इनकी सेटलमेंट कांस्टेंट होती थी, तो हम अनलोडिंग करते थे, तो इसमें थोड़ा रिकवरी भी हो जाती थी, जिसका हम इलास्टिक रिबाउंड का नाम दिया था। अच्छा, तो इनके दरमियान भी हमने कर्व ड्रा करती थी। और जो तीसरा था वो परमानेंट डिफॉर्मेशन था, कि अगर हमने एक लोड अप्लाई कर दिया, इसमें परमानेंट सेटलमेंट पे आ गया, और इसके बाद जब हमने अनलोडिंग की, तो जिसमें कुछ रिकवरी होगी, लेकिन जो कुछ सेटलमेंट थी वो परमानेंट होगी, मतलब प्लास्टिक सेटलमेंट। तो जो प्लास्टिक सेटलमेंट और जो अप्लाइड लोड थी, इनके दरमियान हमने तीसरा कर्व भी हमने ड्रा किया था। इनके जो रिजल्ट्स वगैरह थे, कंपाइलेशन थे, उसमें आपको याद होगा, जो ग्राफ में भी आपको नज़र आ रहा है, तीनों कर्व वगैरह, इस किस्म की कर्व वगैरह हमारे पास आ जाती थी। तो आज के सेशन में हम इन 3 को वन बाय वन इनको थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे। इनकी जो फाइल मैकेनिक्स है या जो फाउंडेशन इंजीनियरिंग में है, इनकी अहमियत है वो क्या है, इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले लोड प्लस वर्क सेटलमेंट करो। जो हम लोड वगैरह हम अप्लाई कर लेते थे, इसके जो रिजल्ट में हमारे पास जितना सेटलमेंट आ जाता है, जो हमारे पास सर्कुलर प्लेट वगैरह है, ये बेसिकली उसी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें जो रिलेशनशिप है कर्व वगैरह, ये बेसिकली जो हम अप्लाइड लोड जो किलो पास्कल में हमारे पास आता है, और उसके दरमियान और जो हमारे पास टोटल सेटलमेंट जिसको हम मिलीमीटर में नोट कर लेते हैं, ये बेसिकली उनके लिए इनके दरमियान जो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर लेता है। और दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि ये ऐसे समझ लो एक कंप्लीट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, जो कि ऐसे समझ लो लोड के जो अप्लाइड लोड है उसके अंदर जो इनकी बिहेवियर वगैरह को हम इसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है इसमें। अच्छा, इसकी जो इंटरप्रिटेशन हम करेंगे कि जो जैसे कि ग्राफ में भी आपको नज़र आ रहा है कि इसका जो 3 पोर्शन है। जो सबसे पहले एक इनिशियल लीनियर पोर्शन है, जिसमें जितना हम
लोड अप्लाई करते हैं उतना ही इसमें सेटलमेंट वगैरह की जो बिहेवियर है वैसे समझ लो वो लीनियर है। अच्छा, जो इनिशियल लीनियर है वो हमें क्या क्या लॉजिक है। बेसिकली जो लीनियर पोर्शन की बात कर लेते हैं, इसमें जो हमारे पास फाइल है वो इलास्टिक बिहेवियर कर लेता है, मतलब जो इनकी ये बिहेवियर है वो इलास्टिक होती है कि अगर हम जो लोड अप्लाई कर लेते हैं इसमें डिफॉर्मेशन आ जाती है, और जो अनलोडिंग के बाद इसमें दोबारा रिकवरी वगैरह आ जाती है। अच्छा, इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि जो सेटलमेंट है वो प्रोपोर्शनली इंक्रीज होता है विद रिस्पेक्ट टू लोड। तो जितना हम लोड अप्लाई करेंगे उतना ही इसमें सेटलमेंट आ जाता है। और जो तीसरी चीज़ है कि रिप्रेजेंट कंप्रेशन ऑफ एयर वाइड एंड फ्लाइट पार्टिकल रीअरेंजमेंट। अच्छा, इनकी जो जस्टिफिकेशन है कि जो हम लीनियर पोर्शन है बेसिकली इसमें जो वाइड्स होते हैं माइक्रो वाइड्स का, ये बेसिकली उनको रिप्रेजेंट करता है इनकी कंप्रेशन को, क्योंकि वो जब हम कंप्रेशन को जो वाइड्स होते हैं उनको ख़त्म कर लेते हैं, और जो स्लाइटली इसमें रीअरेंजमेंट होती है पार्टिकल वगैरह, ये बेसिकली उन्हीं को रिप्रेजेंट कर लेता है। अच्छा, जो स्लोप है वो बेसिकली हमें जो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन है जिसको हम के वैल्यू पे कहते हैं कि हमारे पास जो लवेबल बेरिंग प्रेशर है उसको अगर हम सेटलमेंट से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो बेसिकली हम इसको सबग्रेड रिएक्शन या के वैल्यू पे बोलते हैं। अच्छा, जो दूसरा क्वेश्चन है वो नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर का मतलब यह है कि इसमें जो लोड की जितना हम लोड अप्लाई कर ले उनकी निस्बत इनकी जो प्रपोर्शन है सेटलमेंट की वो थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, इनकी क्या लॉजिक है। सबसे पहला लॉजिक है जिसमें यील्डिंग वगैरह, यील्डिंग का मतलब ये है कि इनमें इनका फेल्यूर वगैरह स्टार्ट हो जाता है। और जो दूसरी पॉइंट है उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ये होता है कि इसमें परमानेंटली जो इसमें ऐसे समझ लो सेटलमेंट आ जाती है। और इसमें तीसरी पॉइंट ये है कि जो शेयर स्ट्रेस है उसमें विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सेस वगैरह, इसमें जो पोटेंशियल फेल्यूर प्लेन है जिनके ऊपर जो इनकी इंटेंसिटी आ रहा है लोड वगैरह की, उसी में इनकी जो फेल्यूर जो लाइन है या जो फॉल्ट लाइन वगैरह है वो इसमें आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, जो तीसरा चीज़ है वो स्टीप राइजिंग पोर्शन। स्टीप राइजिंग पोर्शन का ये है कि इसमें जो ऐसे समझ लो कि जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है फाइल वगैरह की, जिसको हम बेरिंग कैपेसिटी फेल्यूर भी कह सकते हैं, बेसिकली हम ये उसी को हम अचीव कर लेते हैं जिसमें ऐसे समझ लो कि जो स्टीप राइजिंग वगैरह पोर्शन होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास सेंड वगैरह डेंस है तो इसमें जो जनरल शेयर फेल्यूर का मतलब ये है कि जो प्लेन है जो जहाँ पे यूनिफॉर्मली लोड अप्लाई होता है, जहाँ पे नॉन लोडिंग है, इनके दरमियान एक बिल्कुल ऐसे समझ लो एक क्लियर वर्टिकल पोर्शन में इनकी फेल्यूर आ जाती है। अच्छा, अगर दूसरी जगह पे अगर हमारे पास जो साइड एरिया जो सेंट वगैरह वो सॉफ्ट क्ले है तो इसमें समझ लोकल या जो पंचिंग शेयर है, मतलब एक ऐसे समझ लो कि जिसमें हम लोड वगैरह वो बिल्कुल दब जाता है, ऐसे जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो या जो साइल की कंडीशन होती है वो इसके अंदर दब जाता है, ऐसा समझ लो वो पंचिंग शेयर वगैरह इसमें आ जाती है। अच्छा, इनकी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन क्या है, इसमें हम आमतौर पर जो जो हमारा मोस्ट ऑब्जेक्टिव है वो अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी है। सिमिलरली इसमें अलाउेबल बेरिंग प्रेशर भी मालूम कर सकते हैं। अच्छा, ये कौन कौन से फाउंडेशन के लिए जो फुटिंग वगैरह कर लेते हैं जिसमें प्रोमिनेंट है वो आइसोलेटेड फुटिंग, उनके लिए हम ऐसे समझ लो इवेलुएट कर लेते हैं जो हम ये टेस्ट वगैरह करवाते हैं। दूसरा जो है स्टेप फुटिंग और रफ फाउंडेशन, ये हमने थोड़ा जो है इनका डिस्कस किया है। आगे भी इंशाल्लाह कि हम इनके ऊपर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अच्छा, जो दूसरा करो है इसमें लोड वर्स इलास्टिक रिबाउंड, कि जो हम लोड वगैरह सब अप्लाई करवाने के बाद जब सेटलमेंट आ जाती है फिर दोबारा जब अनलोडिंग होती है जो इसमें रिकवरी हो जाती है, बेसिकली ये वो लोड और जो रिकवरी वाला पोर्शन है उसके दरमियान इसमें खरो वगैरह हम ड्रा कर लेते हैं। अच्छा, ये बेसिकली जो खरो है ये हमारे पास जो रिकवरेबल है, जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन है अनलोडिंग के बाद जो है रिपीटेड लोडिंग साइकिल वगैरह कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बेसिकली उसी को फाइंड आउट कर लेते हैं जिसमें इलास्टिक जो रिबाउंड है इसकी कितना है, इसमें जो साइल की स्टेफनेस होता है वो कितना इसमें रिबाउंडनेस है कितना रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। अच्छा, इसमें जो बिहेवियर है इंटरप्रिटेशन, मैं इनको जो ग्राफ है नज़र भी आ रहा है आपको, इसको अगर मैं इंटरप्रेट कर लूँ, जहाँ पे हमारे पास हाई रिबाउंडनेस है, मतलब इसमें जो हम रिबाउंडनेस ज़्यादा होती है एट लो स्टेप का, जहाँ पे अगर हमने कम लोड पे उनकी जो रिबाउंडनेस है वो ज़्यादा होती है, तो इसकी जो जस्टिफिकेशन है कि वहाँ पे जो साइल है वो इलास्टिक है और स्टेफ है बिहेवियर है। अच्छा, दूसरी साइड पे अगर हमारे पास रिबाउंडनेस कम है
हायर स्ट्रेस मतलब जो जहाँ पे हम लोड वगैरह या जो प्रेशर वगैरह ज़्यादा अप्लाई कर लेते हैं वहाँ पे जो इनकी रिबाउंडनेस है वो कम है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो साइल स्ट्रक्चर है वो बेसिकली हमने डिग्रेड किया। डिग्रेड का मतलब ये है कि इनको हमने तोड़ दिया है, मतलब जो इनकी साइल पार्टिकल है उनको डिसइंटीग्रेशन हुआ है। अच्छा, जो तीसरी पॉइंट है कि इलास्टिक रिकवरी डिक्रीज एज प्लास्टिक स्ट्रेन एक्यूमुलेट। अच्छा, क्योंकि जो हम लोड वगैरह कम होंगे तो इसमें रिकवरी ज़्यादा होती, जो प्लास्टिक स्ट्रेन है वो कम होंगी। इसके बाद जैसे ग्रेजुअली हम इनको इंक्रीज करेंगे तो जो इनकी ऐसे समझ लो जो इलास्टिक रिकवरी है वो डिक्रीज होगी विद द पैसेज ऑफ साइक्लिक लोडिंग, मतलब इसमें जो प्लास्टिक स्ट्रेन वो एक्यूमुलेट होता है। जो जो आखिरी चीज़ है उसमें कि जो बेसिकली जो इसमें इलास्टिक रिबाउंड और जो लोड है इनके दरमियान जो कर्व है इसमें हम बेसिकली जो कैलकुलेट कर लेते हैं वो होता है रिजिलिएंट मॉडुलस, जिसको एम आर भी बोलते हैं। और इसका फार्मूला है कि एम आर इज इक्वल टू रिपीटेड डिविएटर स्ट्रेस प्लस रिकवरेबल स्ट्रेंथ वगैरह। जो डिविएटर स्ट्रेस कितना है, कितना टोटल स्ट्रेस वगैरह कितना है, और इसमें जो रिकवरेबल स्ट्रेन है वो कितना है, इनको ऊपर अगर हम डिवाइड कर ले तो हमारे पास एम आर वैल्यू आ जाता है। अच्छा, जो आखिर में जितना भी हमारे पास रिबाउंडनेस जो इलास्टिक रिबाउंड है वो ज़्यादा होंगी, उतना ही हमारे पास जो एम आर वैल्यू है वो ज़्यादा मिलेंगी, और उतना ही जो इनकी हमारे पास पेमेंट की जो सपोर्ट है या जो सब ग्रेड है वो हमारे पास ज़्यादा मजबूत होंगे। अच्छा, जो नेक्स्ट पॉइंट है रिजिलियंस मॉडुलस, जिसमें मैंने बात की एमआर की बात की, वो बेसिकली है कि उनको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं कि जो रिजिलियंस मॉडुलस इज द मेजर ऑफ इलास्टिक स्टिफनेस ऑफ साइल अंडर रिपीटेड साइक्लिक लोडिंग सच स्टिफिक लोडिंग ना पेमेंट। इसमें जो हम रिपीटेड लोड साइक्लिंग आ जाती है कि हमने एक लोड अप्लाई कर दिया, अनलोड कर दिया, इसमें रिकवरी आ जाती है, फिर दूसरा कर दिया, फिर अनलोडिंग कर दी, फिर इसमें कितना रिकवरी वगैरह है। अच्छा, जो हमारे पास रिकवरी है या जो ऐसे समझ लो लोडिंग के दौरान या अनलोडिंग के दौरान, ये बेसिकली उसी को जो इलास्टिक स्टिफनेस है साइल की उसी को मेयर कर लेता है। अच्छा, थ्योरेटिकली इसको जो एम आर है वो सिग्मा डी और एप्सिलॉन आर पर हम रिप्रेजेंट करवा देते हैं। जो सिग्मा डी है वो बेसिकली रिपीटेड डिविएटर स्ट्रेस है, और जो एप्सिलॉन आर है वो रिकवरेबल इलास्टिक स्ट्रेन वगैरह है, जो इसकी यूनिट है वो मेगा पास्कल या किलो पास्कल वगैरह हम उसी में फाइंड आउट कर देते हैं इसमें। अच्छा, इसकी जो इंजीनियरिंग कंसेप्ट है वो क्या है कि हम अगर हमारे पास जैसे कोई गाड़ी वगैरह या व्हील वगैरह आ रही है जहाँ पे साइल के ऊपर आ जाती है, तो ऐसे समझ लो कि साइल में कंप्रेशन वगैरह आ जाता है, टोटल स्ट्रेन वगैरह जो है डेवलप हो जाता है। अच्छा, इसके बाद जब ये गुजर जाती है, मतलब गाड़ी वगैरह गुजर गई या तो हम दूसरे अल्फाज में अनलोडिंग बोले, तो इसमें जो कुछ हिस्सा जो है वो रिकवर हो जाता है, और कुछ जो है इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है। जो परमानेंट डिफॉर्मेशन वो प्लास्टिक स्ट्रेन है, जो रिकवरी पर आ जाता है उसमें उसको हम इलास्टिक स्ट्रेन कहते हैं, और जो रिमेनिंग स्ट्रेन वो प्लास्टिक स्ट्रेन है। अच्छा, जो टोटल स्ट्रेन है हमारे पास वो इलास्टिक प्लस प्लास्टिक दो के ऊपर, मतलब जो टोटल सेटलमेंट है। अच्छा, रिजिलियंट मॉडुलस को बेसिकली हम इलास्टिक रिकवरी पर स्ट्रेन के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। अच्छा, इसकी जो प्लेट लोड टेस्ट है उनके साथ रिलेशनशिप क्या है कि जो हमारे पास रिपीटेटिव लोडिंग टेस्ट है, जैसे हम एस टी एम जो है इंटरनेशनल एस टी एम डी 7195 रिपीटेटिव स्टैटिक लोड टेस्ट है, इसमें बेसिकली हम एम आर को एस्टिमेट कर लेते हैं। जैसे मैंने पहले बताया जो डेल्टा सिग्मा और डेल्टा एप्सिलॉन वगैरह उसी से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें जो जितना भी जो इलास्टिक रिबाउंड है वो हाईयर होगा, उतना ही हमारे पास जो एम आर वैल्यू है वो ज़्यादा होंगी, और उतना ही हमारे पास जो सबग्रेड की स्ट्रेंथ है वो स्टिफ होगा, मतलब इनकी जो बेरिंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होगी इसमें। अच्छा, इनकी इम्पॉर्टेंस क्या है, जो रेजिलियंस मॉडुलस जब मालूम कर लेते हैं पेमेंट डिज़ाइन में, बेसिकली ऐसे समझ लो एक की इनपुट पैरामीटर है जब हम फ्लेक्सिबल जो पेमेंट वगैरह की डिज़ाइन कर लेते हैं। और इसके अगर हमने एच टू पेमेंट डिज़ाइन गाइड यूज़ करना है या फेडरल हाईवे जो एडमिनिस्ट्रेशन रिकमेंडेशन है, हमने जो भी अगर पेमेंट डिज़ाइन करनी है तो बेस्ट ऐसे समझ लो जो हमारे पास एम आर की वैल्यू है वो एज इनपुट होगा फ्लेक्सिबल डिज़ाइन के लिए। क्यों क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसी की वजह से हम जो रिक्वायर्ड पेमेंट थिकनेस है जिसको हम सब ग्रेड सब बेस या जो ईयर कोर्स है अ, उसकी जो हम थिकनेस डिज़ाइन कर लेते हैं वो बेसिकली इसी पे डिज़ाइन होता है, इसी के ऊपर इनका डिपेंड है। और ये बेसिकली जो हमारे पास सब ग्रेड है जो नेचुरल ग्राउंड है उनकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर लेता है। अच्छा, जो इसमें उसी बेस पे हम जो इसमें रोड के अंदर जो रटिंग का इश्यूज आ जाता है, जिसमें ऐसे समझ लो जहाँ पे जो टायर वाला पोर्शन है जो लोडेड गाड़ी आ जाती है वो दब जाता है, और साइड वाले पेज में जो इनका
मटेरियल है वो साइड पे निकल जाता है, ऐसे समझ लो एक अंडोलेशन क्रिएट हो जाता है। तो ये बेसिकली इसी बेस पे जो एमआर की वैल्यू है उसी बेस पे हम इसको ऐसे समझ लो कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं रेटिंग का, कि यहाँ पे अगर इतना इतना लोड आ गया जो मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा हो गया तो इसमें रेटिंग की इश्यूज वगैरह आ सकते हैं। और दूसरा जो इसमें कंट्रोल फिटीक लाइफ ऑफ पेमेंट हो, फिटीक का मतलब यह है कि इसमें जो रिपीटेड लोड की वजह से इनकी पेमेंट की लाइफ वगैरह इनके ऊपर इम्पैक्ट वगैरह आ जाता है, वो हमें इनका ऐसे समझ लो जो रियल बिहेवियर वगैरह हमें इनका मिल जाता है। अच्छा, नेक्स्ट जो ऐसे समझ लो कुछ रिजिलिएंट मॉडल्स है, इनकी अगर हमारे पास जो वैल्यू है तो मतलब अगर टिपिकल वैल्यू फॉर साइल वगैरह के लिए अगर मैं बात कर लूँ तो जो साइल टाइप है और जो इसमें जो इनकी एमआर की वैल्यू है और जो इंजीनियरिंग के हिसाब से जो इंजीनियरिंग कंसेप्ट में हम इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसको ही थोड़ा ऐसे समझ लो कुछ थ्योरेटिकल वैल्यू है कि अगर हमारे पास सॉफ्ट क्ले है जो इनकी एस्टिमेटेड एमआर वैल्यू है वो 20 और 40 के दरमियान है, तो जो इंजीनियरिंग मीनिंग है तो हम जो कंसिडर करेंगे इनकी स्ट्रेंथ बेसिस पे, तो ऐसे समझ लो कि हमारे पास वीक सब ग्रेड है, इसका मतलब इसका बेयरिंग कैपेसिटी अच्छा नहीं है। इसके अलावा जो सिल्टी साइल है जिसकी अगर एमआर है 40 और 80 के दरमियान है तो वो मॉडरेट मतलब मॉडरेट इनका स्ट्रेंथ होगा। सिमिलरली जो थर्ड लेवल टाइप है डेंस सिंड्रोम, अगर इनका एमआर जो है वो 80 और 150 के दरमियान है वो गुड सपोर्ट होगा। और जो आखिर वाला है क्रस्ट एग्रीगेट है मतलब समझ लो अच्छी किस्म की जो साइल है हमारे पास, वो इसकी एमआर वैल्यू जो है वो 150 और 300 के दरमियान है, वेरी स्टेप बेस है, मतलब जो सबसे मजबूत इनकी बेरिंग कैपेसिटी होती है स्ट्रेंथ होती है इसी पे होती है इसमें। सबसे पहले सॉफ्ट क्ले, फिर सेल्टी साइल, फिर टेंसेंट एंड क्रश एग्रीगेट वाला है। तो अच्छा, इसको अगर हम एग्जांपल बेसिस पे अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर लूँ तो अगर हमारे पास साइक्लिक डिविएटर स्ट्रेस है वो 75 किलो पास्कल है, या रिकवरेबल स्ट्रेन है वो 0.002 है, तो जो एमआर की वैल्यू है समझ लो 37.5 आ जाती है, जो हमने पिछला जो टेबल वगैरह इसमें हमने एक्सप्लेन किया था। तो इसी के नस्बत हमारे पास जो मॉडरेट वो सब ग्रेड जो मॉडरेट स्ट्रेंथ सब ग्रेड है इनका जो वैल्यू वगैरह होगा। अच्छा, इसको अगर आपने डिटेल से अगर आप डिज़ाइन बाकायदा प्रैक्टिकल डिज़ाइन कर रहे हो पिरामिड की, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा इनको फर्दर भी एक्सप्लोर कर लें कि जो एमआर वैल्यू है वो हम लेबॉर्ट्री में कैसे मालूम कर लेते हैं, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। अच्छा, जो इनमें पेमेंट इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस है वो क्या है, ये बेसिकली हम जो फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन वगैरह उसी के लिए ये फाइंड आउट कर लेते हैं। दूसरा इनकी एप्लीकेशन है वो सबग्रेड की जो स्टेफनेस है वो हमें मालूम हो जाता है। तीसरा जो फिटीग रेजिस्टेंस है कि हमारे पास जब हम रोड वगैरह बना रहे हैं तो उसमें जो रिपीटेड साइक्लिक रोड होंगी ट्रैफिक की, उनकी रेजिस्टेंस कितना होगा, ये कितना सस्टेन कर सकता है जो पेमेंट वगैरह जो हमने डिज़ाइन की है। और आखिर वाला जो है वो वे ट्रैफिक लोडिंग परफॉर्मेंस वगैरह कि इनकी परफॉर्मेंस कितना होगी, कितना जो है वो ऐसे समझ लो जो इफेक्टिवनेस है या कितना ये मैक्सिमम कितने जो इनकी लाइफ साइकिल है वो कितना होगा। वैसे इसी बेस पे टेस्ट के ऊपर से हम ये इनको इवेलुएट कर सकते हैं। अच्छा, जो तीसरा है लोड वर्स परमानेंट डिफॉर्मेशन कि जो हम अनलोडिंग कर लेते हैं तो इसमें कुछ पोर्शन जो है वो परमानेंटली सेटल वगैरह में आ जाता है। तो बेसिकली जो लोड और जो परमानेंट सेटल में ये बेसिकली जो तीसरा कार्य जो आपको नज़र भी आ रहा है, ये हम उसी के लिए इसी को रिप्रेजेंट कर लेता है कि जो इलास्टिक या इररिकवरेबल सेटलमेंट है उस लोडिंग के दरमियान है। अच्छा, ये एकम्युलेट होता है विद रिपीटेड लोड, हमारे पास परमानेंट डिफॉर्मेशन है, जितना जिनके भारी लोड आएगा उतना ही इसमें जो है इसमें एकम्युलेशन वगैरह आ जाएगा। अच्छा, जो इनकी इंजीनियरिंग जस्टिफिकेशन है वो क्या है, अगर हम जो सबसे पहले है लो स्ट्रेस रीजन, जो हमारे पास कर है लो स्ट्रेस रीजन है, इसमें 3 पोर्शन वगैरह है, जैसे जो लोड वर्क सेटलमेंट करो में थी, सिमिलरली इसमें भी यही है कि जो इनिशियल पोर्शन है लो स्ट्रेस रीजन है, इसमें जो स्मॉल परमानेंट स्ट्रेन है और जो इसमें जो साइल वगैरह है इसमें जो ऐसे समझ लो विद इन इलास्टिक लिमिट के दरमियान इनकी बिहेवियर है। अच्छा, जो दूसरा क्वेश्चन है इंटरमीडिएट स्ट्रेस, इसमें जो प्लास्टिक स्ट्रेन है वो इंक्रीज हो जाता है, जो पार्टिकल स्लिपेज है मतलब इसकी जो डिग्रेडेशन ऑफ साइल पार्टिकल है, जो साइल स्ट्रक्चर वगैरह है रीअरेंजमेंट वगैरह, ये फिनोमेना हो जाता है। जो तीसरा क्वेश्चन है हाई स्ट्रेस रीजन, इसमें ऐसे समझ लो रैपिड इंक्रीज इन परमानेंट डिफरेंशियल, और जो इसमें ऐसे समझ लो कि जो लोड जितना हम लोड आ रहा है तो उनकी निस्बत जो है इसमें ऐसे समझ लो जो सेटलमेंट है वो ज़्यादा है परमानेंट, और शेयर फेल्यूर वगैरह इसमें प्रोमिनेंटली इसमें
ऐसे समझ लो वीक जो लाइन वगैरह क्रिएट हो जाता है, और इसमें जो एक्सेसिव रटिंग वगैरह पेमेंट वगैरह में आ जाती है, एंडोलेशन वगैरह हाँ वो क्रॉस सेक्शनल डायरेक्शन में हो या लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हो, इसमें ये पेमेंट वगैरह में ये इशू आ जाते हैं। अच्छा, इसका अगर हम कंबाइन इंजीनियरिंग इंटरप्रिटेशन बेसिस पे देखें तीनों ग्राफ को, हमारे पास जो टोटल सेटलमेंट है वो दो हिस्सों में मुश्तमिल है, एक इलास्टिक सेटलमेंट, दूसरा प्लास्टिक सेटलमेंट था। अच्छा, अंडर रिपीटेड जो रिपीटेटिव लोडिंग है, इसमें जो इलास्टिक पोर्शन है वो रिमेन नियरली कांस्टेंट इनिशियली, क्योंकि वो इसमें लोड वगैरह इतना आता नहीं है। तो इसमें जो प्लास्टिक स्ट्रेन का है वो बिल्कुल ऐसे समझ लो होता नहीं है, इसमें जो इलास्टिक है वो इसमें है कि अनलोडिंग के बाद ये दोबारा रिकवर हो जाता है। जो प्लास्टिक पोर्शन है वो ऐसे समझ लो प्रोग्रेसिवली, जितना ही इनके ऊपर ज़्यादा लोड आएगा आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐसे समझ लो एक्यूमुलेट वगैरह हो जाता है इसमें जो प्लास्टिक स्ट्रेन है। अच्छा, जो एक्सेसिव प्लास्टिक स्ट्रेन ऐसे समझ लो आखिर में जो हमारे पास बेरिंग फेल्यूर या जिसको आप रटिंग वगैरह कह सकते हैं, उसी की शक्ल में हमें इनका रिजल्ट वगैरह आ जाता है इसमें। अच्छा, ये कुछ जो ग्राफ वगैरह है, साइल टाइप इंडिकेशन फ्रॉम, जो ग्राफ वगैरह हमारे पास आ जाता है कि अगर हमारे पास जो स्टिक सेटलमेंट करो है, स्टिक सेटलमेंट करो का मतलब ये है कि जो ऐसे समझ लो कि लोड की निस्बत इसमें सेटल में ज़्यादा होता है। लोड मतलब जो जितना हम लोड वगैरह जो इंक्रीज कर रहे हैं उनकी निस्बत जो इनकी रेट है सेटलमेंट की वो ज़्यादा होती है। अच्छा, जिसमें साइल कंडीशन हो, सॉफ्ट क्ले हो सकता है, लूसेंट हो सकता है। जो इंजीनियरिंग बेसिस पे अगर मैं इसको डिफाइन कर लूँ तो लो बेरिंग कैपेसिटी कैटेगरी में आ जाता है। सिमिलरली अगर हमारे पास जो मॉडरेट स्लोप है प्लस गुड रिबाउंडनेस है, इसमें मतलब इलास्टिक वो है, तो ऐसे समझ लो कि इसमें वेल कम्पैक्टेड साइल है और गुड सबग्रेड है इसमें। जो तीसरा है लो सेटलमेंट प्लस हाई स्टिफनेस, हमारे पास जो अगर जो करो की स्टेटस है वो ये है कि लो सेटलमेंट है, हाई स्टिफनेस है, मतलब इसका समझ लो वर्टिकल है। इसमें लोड हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इसमें जो सेटलमेंट है वो कम होता है, मतलब लोड की निस्बत इनकी सेटलमेंट कम होती है। तो इसमें डेंसेंट और स्टिफ क्ले है जो एक्सीलेंट फाउंडेशन साइल वगैरह उसी कैटेगरी में आ जाता है। अच्छा, जो सिविल इंजीनियरिंग कंक्लूजन है फॉर फाउंडेशन, तो अगर मैं बात कर लूँ कि यूज़ लोड व सेटलमेंट करो फॉर अलाउेबल बेरिंग प्रेशर, कि अगर हमने फाउंडेशन वगैरह डिज़ाइन के लिए यूज़ करना है तो जो हमारे पास लोड पर सेटलमेंट कर रहे हैं उसी को हम जो अलाउेबल है, जिसको हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर लेते हैं, उसी को यूज़ कर ले। इसके अलावा चेक परमिसिबल सेटलमेंट टिपिकली 25 मिलीमीटर फॉर आइसोलेटेड फुटिंग, इसमें आप ये भी देखो कि इसमें सेटलमेंट कितना हो गया। तो ऐसे समझ लो आइसोलेटेड फुटिंग के लिए जो परमिसिबल या फेल्यूर लिमिट है वो है 25 मिलीमीटर, मतलब अगर 1 इंच तक है तो ऐसे समझ लो हमारे पास परमिसिबल है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर आपने पेमेंट के लिए करना है तो जो हमारे पास इलास्टिक रिबाउंड वर्सेस जो लोड करो है, बेसिकली हम उसी को यूज़ कर रहे थे, क्योंकि ये रेजिलियंस मॉडुलस वगैरह जो है वहाँ से हम निकाल लेते हैं, जो एक्चुअल बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हमारे पास परमानेंट डिफॉर्मेशन है कि इसमें जो रटिंग वगैरह की पोटेंशियल है, बेसिकली परमानेंट डिफॉर्मेशन से हम उसी को प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि कितने लोड के ऊपर इसमें ये जो की रटिंग की प्रोबेबिलिटी वो आ सकता है। फॉर वीक साइल क्या है कि रैपिड परमानेंट डिफॉर्मेशन इंडिकेट, अगर हमारे पास कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन जो है इसमें आ रहा है तो इसको अगर हमने ख़त्म करना है तो हमने क्या करना है, साइल के अंदर हम क्या करेंगे, जो सबसे पहला वो साइल स्टेबलाइजेशन के इसमें कोई ऐसे सीमेंट मिला दो या कोई और मटेरियल वगैरह मिला दे ताकि इसमें जो थोड़ा स्ट्रेंथ वगैरह आ जाए, या तो आप कंपेक्शन इंप्रूव कर ले, या इसमें जो जियो टेक्सटाइल है या जियो ग्रेड वगैरह रेनफोर्समेंट के लिए आ जाता है, इसकी स्ट्रेंथ वगैरह को इंक्रीज कर लेता है, उसी को यूज़ कर लो। या तो आप रिप्लेसमेंट या जो इम्प्रूवमेंट वगैरह के दूसरी जगह से आप कोई अपग्रेड वगैरह ले आए, उनकी लेयर वगैरह आप एक्स्ट्रा लेयर क्रिएट कर लें ताकि इनकी स्ट्रेंथ वगैरह अच्छी क्वालिटी के फाइल वगैरह आप ले आए, तो उसी से हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, जो फाइनल इंजीनियरिंग इनसाइट है कि these three curve together represent the complete cyclic stress strain behavior of soil, separating, तो ऐसे समझ लो कि जो इमीडिएट इलास्टिक रिस्पांस है या जो एक्यूमुलेटेड प्लास्टिक स्ट्रेन है या जो फेल्यूर टेंडेंसी अंडर रिपीटेड लॉन्ग है, ये बेसिकली ऐसे समझ लो कंप्लीट साइकिल को रिप्रेजेंट कर लेता है। और जो इसमें HTMD 1195 क्रिटिकल क्या है, क्योंकि इसमें हम हाईवे इंजीनियरिंग यूज़ करते हैं, एयरपोर्ट के लिए जो पेमेंट वगैरह डिज़ाइन कर लेते हैं उसी में हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने जो सबग्रेड की इवैल्यूएशन करनी है, कंपैरेटिव कंपैरिजन करना है, उसी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जो आखिर में शेडो फाउंडेशन इनकी अगर हमने असेसमेंट करवानी है उसी के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं इसको। अच्छा, फाइनल इंजीनियरिंग समरी क्या है, जो हमारे पास रिजिलिएंट मॉडुलस है MR, जैसे मैंने
पहले डिस्कस किया था कि बेसिकली ये क्या जो मैयर इलास्टिक स्टिफनेस अंडर जो ट्रैफिक लोड है, जो एमआर वगैरह हम मालूम कर लेते हैं। ये बेसिकली जो इलास्टिक बिहेवियर या जो इलास्टिक रिबाउंड सेटलमेंट है, उसी के लिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं। और जो दूसरी चीज़ है वो यूज्ड इन फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन। इसको जब हम फ्लेक्सिबल पेमेंट वगैरह की जो थिकनेस डिफरेंट लेयर को हमने डिज़ाइन करना है, बेसिकली उसी में ऐसे समझ लो एक अच्छी इनपुट पैरामीटर वगैरह यूज़ होगा। जो तीसरा है इंडिकेट सबग्रेड क्वालिटी। सबग्रेड जो क्वालिटी है हमारे पास नेचुरल ग्राउंड सरफेस है, इनकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर लेता है। जो इनकी ऐसी समझ लो डायरेक्टली इम्पैक्ट है जो पेमेंट थिकनेस के ऊपर। अगर इनकी एमआर वैल्यू ज़्यादा है तो ऐसे समझ लो पेमेंट की थिकनेस वगैरह आएंगी वो कम आएंगी, जो इकोनॉमिकल डिज़ाइन होगा। जो आखिर में हाइयर एमआर जो है, ऐसे समझ लो कि जो एमआर वैल्यू जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही हमारे पास जो साइल है वो स्ट्रांग होंगे, और उतना ही हमारे पास जो रिस्पेक्टिवली इनकी जो लेयर वगैरह की डिज़ाइनिंग है जिसमें सब ग्रेड सब बेस बेस और जो वेयरिंग फोर्स है वो इनकी जो थिकनेस है वो कम होगी। तो इसके साथ आज का जो हमारा सेशन है वो कंप्लीट है, और मुझे उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। और धीरे-धीरे आज के सेशन को मैं थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ। आज हमने जो ASTM D1195 है, उनकी जो रिज़ल्ट इंटरप्रिटेशन थी, इसमें हमने जो 3 कर्व वगैरह ड्रा किए थे, लोड वर्स सेटलमेंट, लोड वर्स इलास्टिक रिकवरी या इलास्टिक स्ट्रेन, लोड वर्स परमानेंट डिफॉर्मेशन। ये जो 3 ग्राफ हमारे पास आए थे, उसको हमने वन बाय वन बड़ी डिटेल से डिस्कस किया कि जो इनकी ऐसे समझ लो कि इनकी जो साइल मैकेनिक्स है, जस्टिफिकेशन है कि अगर अगर आप की जो स्टेटस है वो क्या है इनकी, कहाँ पे लीनियर है, कहाँ पे इनकी यील्डिंग स्टार्ट होती है, एब्रप्टली अगर इसमें स्टिफनेस वगैरह आ जाते हैं। तो वो हर एक की हमने ऐसे समझ लो मैंने कोशिश की है कि इनको पॉसिबल आसान तरीके से इनको एक्सप्लेन कर सकूँ। और वन बाय वन मैंने तीनों को एक्सप्लेन किया, और इसके साथ साथ जो इनकी एप्लीकेशन है कि हम कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, इनकी ऐसे समझ लो स्कोप क्या है, उनको भी डिस्कस किया। और इनके साथ साथ जो हमने एमआर की वैल्यू है उनको भी थोड़ा डिफाइन किया, और एमआर होता क्या है, क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर लेते हैं, उनको भी एक्सप्लेन किया। और इसके साथ साथ मुझे उम्मीद है कि आपने एंजॉय भी किया होगा। अ, अगर एंजॉय के साथ साथ आपसे मेरा ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे इस लेक्चर को सही तरीके से अंडरस्टैंड करना है तो आपको जो ऊपर मेरे जो पिछले लेक्चर है उसके लिंक मेरा नज़र आ रहा है, आप इसको तरतीब से देखें ताकि आपको एक प्रॉपर तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। इसके साथ साथ अगर आपके कोई सवाल है, जहन में आप सवाल कर सकते हैं, कमेंट्स में कर ले। अगर कमेंट्स में नहीं कर सकते तो आप जो हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, फेसबुक पेज का लिंक है, उसमें आप करवा सकते हैं। इंशाल्लाह कि मैं टाइम पर आप जवाब दूँगा।